मोहम्मद मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है, काफ़ी सारे इदारों में हम इकट्ठे काम कर चुके हैं। सर, आज पीटीआई ने मंशूर दिया है, मंशूर पर बात करेंगे। सबसे पहले बताइएगा सर, कल नून लीग ने मंशूर दिया, उससे पहले बिलावल जो हैं, वो अपना मंशूर दे चुके हैं अवाम को। एक तो बताइएगा इसकी टाइमिंग क्या थोड़ा लेट नहीं हुआ और क्या देर आए दुरुस्त आए बाद में आके अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए अवाम तो पहले ही उनके साथ है, सड़कों पे निकल रही है, गलियों में निकल रही है। मंशूर कितना मुआवन साबित होगा इस वोटर को मजीद बढ़ाने में और क्या कितना बेहतर मंशूर आप इसको देख रहे हैं या कोई कमी बेशी इसमें है एज कंपेयर टू नून लीग और पीपल्स पार्टी? देखिए जो सियासी जमातों के जो इंतखाबी मंशूर होते हैं, इंतखाबात से पहले ये एक बस रूटीन की एक्सरसाइज के तौर पर ही इसको अभी तक पाकिस्तान की सियासत में देखा गया है। उसकी वजह ये है कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जिस तरह का हमारा सियासी जमातों का स्ट्रक्चर है, हुकूमत में आने के बाद क्या हाँ, यहाँ पे तो मिनी बजट ही आए रहते हैं आए रोज़। आपको हर दूसरे 15-20 दिन के बाद तेल की कीमतें तो इंतहाबी मंशूर में वो जो एक खासियत होती है जो डेमोक्रेसी में होती है, पाकिस्तान के जो मामलात है उसके अंदर आप एक ये तो कह सकते हैं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट है किस तरह से चलेंगे, लेकिन हमने देखा है कि ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ये इसके ऊपर ये अभी तक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कि एक खाना पूरी के तौर पर की जाती है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक सियासी जमातों का जो अपना मामलात को देखने का अंदाज होता है उसकी उसमें अक्स नजर आता है। तो अभी जो पीटीआई का मंशूर है वो एक लिहाज से तो देखें तो बेहतर है। बाकी उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि उन्होंने किसानों के लिए सब्सिडी देने का कहा है। और ये मामला अगर आप देखें तो पीटीआई के दौर में जितना किसानों ने उनको फायदा हुआ जो डाई में जैसे यूरिया की कीमत जो है वो एक खास हद तक बरकरार रही, उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती रही। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर जो गन्ने की काश्तकार थे उनके साथ जो शुगर मिलों वाले जो बर्ताव करते थे, जिसमें एक बहुत अहम नुक्ता था कि 35% मार्कअप के ऊपर उनको जबरदस्ती कर्जे दिए जाते थे। तो ये पीटीआई की जो मेरा ये कहना है कि उन्होंने प्रैक्टिकली भी कुछ किया है। अभी भी अगर हम देखें जाए तो बहुत सारी जगहों पे आपको लोग कहेंगे कि हमने पीटीआई के दौर में किसानों का जो हालात थे वो बहुत बेहतर रहे हैं उससे पहले की हुकूमतों में। एक दौर में पीपल्स पार्टी ने ये किया था जब उन्होंने गंदम की कीमत जो थी वो उन्होंने उसको बढ़ाया था, स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई थी, तो उससे भी ये जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे तो उससे बूस्ट मिलता है। पाकिस्तान अभी भी 65-70% जो इसकी इकोनॉमी है वो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है। इस लिहाज से पीटीआई ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, एक उन्होंने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि हम किसानों की वेलबींग के लिए काम करेंगे। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उनको देखिए, किसानों के पास पैसे जाने का मतलब है 65% आपकी आबादी के पास देहातों में पैसे जाने का मतलब है कि आपका मुल्क ग्रो कर रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन शहरों में आती है। पाकिस्तान अभी कोई इंडस्ट्रियलाइज़्ड कंट्री नहीं है कि वो उसके जो बड़े शहर हैं वो जो तरक्की के इंजन नहीं बने। अभी भी आपकी जो तरक्की का रास्ता है वो ज़राअत ही है। आपको उसको स्ट्रेंथन करके ही दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा और पहले तो आपने अपनी आबादी को भूख और अफलास से बचाना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप किसानों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, उतना ही आप सारी आबादी को बेहतर तरीके पर पाल सकेंगे। सही, दूसरी कुछ लीगल पॉइंट, आईनी पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं अपने मंशूर के अंदर कि असम्बली की मुद्दत जो है वो 4 साल हो, वज़ीर आज़म जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट हों, सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल कर दी गया है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि अगर डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा? तो एमएनए का रोल होगा, नहीं होगा? अगर होगा, तो उसके इख्तियारात क्या होंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो अब एमएनए के रोल के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो आप समझते हैं इस बात को कि एमएनए को समझा जाता है कि ये कोई नालियाँ पक्की करवाएगा, गलियाँ बनवाएगा। एमएनए का रोल ये नहीं होता, उसका काम होता है कानून साज़ी का। तो एमएनए का ये रोल जो है, वो डेफ़िनिटली बरकरार रहेगा, बल्कि स्ट्रेंथन होगा। दूसरा मैं एक जो आपने इसमें बात की 4 साल की मुद्दत, तो मुझे लगता है कि
पाकिस्तान में जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आईनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। उसको पता है कि कहीं न कहीं से वो थपेड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, बेज़ार हो जाते हैं। तो शायद एक तो उसका एक रिफ्लेक्शन हो सकती है। वैसे भी मेरे ख़्याल में चूँकि यहाँ पे ज़रूरत है इस बात की कि आपको पॉलिटिकल प्रोसेस को और सियासी जमातों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा जल्दी लोगों से रुजू करें। तो अगर ये 1 साल की टर्म कम करके हुकूमत की पीटीआई ने ये बात कही है कि लोगों के पास 5 साल की बजाय 4 साल के बाद जाया जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। रही बात वो जो आपने वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्टली इलेक्ट करने की बात की है, तो ये एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर तो सदारती तर्ज़ हुकूमत में ये होता है कि प्रेज़िडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। तो कोई ऐसी कोई सिक्का बंद पत्थर पर लकीरें तो नहीं है। आप हर मुल्क अपनी जमहूरियत अपने अपने हालात के मुताबिक उसको डेवलप कर सकता है, तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई मुज़ायका नहीं है और वैसे भी अगर आप देखें, तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो शख्सियात के ऊपर खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ हैं, ये वज़ीर इमरान खान है, ये जनाब फजलुर रहमान है और ये बिलावल है। तो जब आपको पता है कि इस बंदे ने ही आके ज़माम इक़्तिदार सँभालना है, वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो क्यों ना वो अपना कैंडिडेचर जो है, लोगों को पहले बताए कि नवाज अभी जैसे ये चौथी बार का लग रहे हैं और ज़ाहिर है नवाज शरीफ के होते हुए कोई बहुत बड़ा आसमान ही टूट पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट की नापसंद या पसंद की वजह से ही हो सकता है शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, वगरना तो नवाज शरीफ हैं, पार्टी की तरफ से तो नवाज शरीफ कैंडिडेट हैं। इसी तरह से पीटीआई जो है, अभी इमरान खान को तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, लेकिन ये है कि पीटीआई इमरान खान के इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म के अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। इसी तरह से अगर आप पीपल्स पार्टी का देखें, तो बिलावल के अलावा तो कोई और दावा भी नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कमज़ोर है, मज़बूत नहीं हो पाता, ये बात सामने लेके आना मेरे ख़्याल में एक सिस्टम को समझना और समझ के मुताबिक चीज़ों को करना। अभी इसमें देखिए एक और उन्होंने बहुत अच्छी जो है इंसर्शन की है अपने इसी मंशूर में। उन्होंने कहा है कि 50% जो सेनेटर्स हैं, उनको भी हम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये ये बहुत मरकज़ ज़रूरी है। है जो सेनेट का इलेक्शन है, आपने देखा होगा किस तरह से संजरानी और किस तरह से साबका फाटा से और किस तरह से बलूचिस्तान से करोड़ों और अरबों रुपए की गेम बन चुकी हुई है। और उसमें भी एक खास बड़े घर से जब तक स्टैंप ना लगे, तो वो बंदा मतलब इस सेनेट में नहीं आ सकता क्योंकि ज़ाहिर है एक लंबी मुद्दत के लिए आता है, उसकी मुद्दत भी वो 5 साल करे। तो ये बड़ी बुनियादी आईनी जो जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें जो है काफ़ी वज़न है और इसको जो है देखना चाहिए और ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। टैगलाइन उन्होंने जो दी मंशूर की, वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा हमारा मंशूर है। दैट्स ऑल। कैसी लगी एक लाइन? इसमें दूसरी टैगलाइन पूरा भी माहौल जो है उसकी डिपिक्शन हो रही है। अगर मैं पाकिस्तान को नवाज दो के मुकाबले में टैगलाइन के तौर पर अगर देखूं तो ये आपकी हकीकत हाल है। वो एक शख्सियत के जो 40-42 साल से पाकिस्तान के मुकद्दर के साथ खेलते रहे हैं, वो अभी भी मुझे हैरान की है इस बात के ऊपर, जिसको बिलावल ने तो खैर इनको खूब इस हवाले से रगेदा हुआ है और इनकी समझ में नहीं आ रही कि चले करें जाके ना कोई लाइव सेशन करें, नवाज शरीफ और बिलावल करें आपस में, इसमें मुज़ायका क्या है? बिलावल ने अगर दावत दी है तो बात कर ले। यानी कि इनका जो मिजाज है, ये शाहाना जो मिजाज है, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जैसे आपने कबाड़ा कर दिया आप पाकिस्तान का। सर आपने अब मुनाज़रे की बात की और बल्कि मुबादले की बात की। अगर बिलावल भुट्टो आते ही मोटरवे, एटम बम इसके अलावा पूछ लेते हैं नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब अब मुस्तकबिल में अपनी हुकूमत में एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे? कोई आधी से ज़्यादा दुनिया तो इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो कोई जवाब दे पाएँगे? देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाता। टेक्निक अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स हैं मोबाइल फ़ोन्स की या एआई क्या है, ज़रूरी नहीं कि मुझे नहीं, सबका पता हो। एआई पूरी दुनिया है। एक एक चीज़ जो है जो जिसको फ़ोकस रहना चाहिए, वो ये है कि आप लोगों के हालाते ज़िंदगी को कैसे बेहतर करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल माहिर हूँ। मसला तो यहाँ पे ये है कि
आप एक बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, लेकिन अगर आपका जो सलूक ही अपने मुलाजमीन के लिए अच्छा नहीं है, जो बुनियादी चीज़ है, तो आपके उस बेहतर होने से क्या फ़ायदा? तो जहाँ तक ये मामला है ना, तो पॉलिटिशियन से आप ये नहीं तसव्वुर रखते कि वो इंजीनियर होगा, तो पुल तो इंजीनियर ने बनाना तो है, मुल्क को लेकिन चलाना है ना विज़न सर, कैबिनेट को हेड करना है, तो पॉलिटिशियन दे कैबिनेट की जितनी मिनिस्ट्रीज है उनका नॉलेज तो उसके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा बुनियादी सवाल ये देखिए था। देखिए उसमें करामा साहब उसमें ये होता है कि आपका वैसे अगर आप देखें तो जो आपका सेक्रेटरी होता है, फ़र्ज़ करें सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो आप रखते हैं, उसके 100 नाक़द होते हैं, लेकिन चूँकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, अब उसी को आपने सेक्रेटरी फाइनेंस भी रख दिया, अगले दिन उसको मवासलात का भी लगा दिया, फिर उसको जनाब आपने इंटीरियर का भी लगा दिया, तो वो कोई सब चीज़ों के एक्सपर्ट तो नहीं होते। हालाँकि ये वो एरिया है जहाँ पे आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, क्योंकि ये सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है ये, उनकी नॉलेज की भी बात होती है। लेकिन आपके जो बाबू हैं, वो मासवाए करप्शन के, तो उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हम पॉलिटिशियन से क्यों एक पॉलिटिशियन बुनियादी तौर पर ज़ेहन में रखिए, पॉलिटिशियन जो है वो उसको कह सकते हैं कि वो इंसानी जो रवैये हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, लोगों के हालात ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है, ये है वो जो पॉलिटिशियन का काम होता है। उसका ये काम नहीं होता कि वो जाके पुलों की डिज़ाइनिंग करे या मोटरवेज़ की डिज़ाइनिंग करे। तो ये नहीं, हाँ, यहाँ पे ये होता है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों मैं एक सुन रहा था एक साहब को, जब ये लाहौर की ऑरेंज ट्रेन उन्होंने बनानी शुरू की, तो जो यूनिसेफ के बंदे थे, हेरिटेज के ऊपर काम कर रहे थे, वो ज़िक्र कर रहे थे कि जब मेरे पे बात आई, मुझे पूछा गया कि ऑरेंज ट्रेन के हवाले से अपनी ओपिनियन दीजिए, तो उन्होंने उनका जुमला सुनने वाला है करामत साहब, आपको समझ जी। में आ जाएगी कि इन लोगों का डेवलपमेंट मॉडल क्या है। उन्होंने कहा कि जब मेरी शहबाज जी से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि शहबाज साहब, आपका घर है, उसका फर्श टूटा हुआ है। आपका घर की छत है, उसका वहाँ से पानी टपकता है। तो आप वहाँ पे फनूस लगाने की बात कर रहे हैं। ये है ज़ुल्म, ये है जबर, ये है लोगों का मज़ाक उड़ाना, ये सर है इनका डेवलपमेंट मॉडल। अब भी जहाँ तो वो जा ये रहे हैं, मोटरवे मोटरवे से उन्होंने थोड़ी-सी तरक्की करके अब हर शहर में एयरपोर्ट दे के आ रहे हैं। मॉडल सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। बुनियादी सहूलतों की बात नहीं हो रही। सेहत, तालीम, रोज़गार, इसकी जी। बात नहीं हो रही। आपको लगता है कि ये मंशूर जो पीटीआई ने आज दिया है, ये कंप्लीट है या इसमें कोई गुंजाइश भी बाकी है? देखिए, मेरे ख़्याल में उन्होंने, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो उन्होंने कहा है हालात तो ये हैं कि जिन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट मंशूर लिखा है, कंपाइल किया है, वो कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी के डर से उसको खुद पेश करने नहीं आ सके, सामने नहीं आ सके। अगर ये हालात हों तो उसमें अब गौहर अली खां प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, बड़े वकील हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर तो ऐसे हाथ नहीं डाल सकते जैसे आज उन्होंने मियां अज़हर को भी गिरफ्तार कर लिया, या कराची में उन्होंने पथराव भी कर दिया और हवाई फायरिंग भी कर दी, वहाँ पे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। बुनियादी बात ये है कि जब तक ये इन लोगों से इस तरह से छुटकारा नहीं मिलता, आपको जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि खौफ, सियासत का मतलब होता है खौफ से निजात हासिल करना, जबर से निजात हासिल करना। ये इन्होंने वो सियासत बना दी है जिसका लाजमी आपका चीफ जस्टिस जब आपको कहे कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में क्यों किचन से जाते बाहर हैं, चले। तो अब आप खुद सोचिए कि ये जब आपके चीफ जस्टिस, जो सिटिंग चीफ जस्टिस है, जब उसकी ये अप्रोच होगी, उसका काम ये है कि भाई कौन होता है जो कोई रोके किसी को कि वो, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू ये एसोसिएशन है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स तो एक्टिविटी। पॉलिटिशियंस का काम है या अवाम का जी, काम है, उसका कोर्ट्स का वो काम नहीं। उल्टा कर रहे हैं, वो उसका काम है कि लोगों के राइट्स को गारंटी प्रोटेक्ट करे। वो बिल्कुल। वहां बैठ के, मैं देखता हूँ कौन होता है कोई किसी के सियासी जो हकूक है उनको सलब करे, वो उल्टा बात कर रहे हैं कि मार खानी पड़ेगी। भाई क्यों मार खानी पड़ेगी? पॉलिटिक्स में आने का मतलब कतई नहीं है कि आपको मार खानी पड़ेगी। पॉलिटिक्स में बिल्कुल। आने का मतलब ये है कि आपने अपने लोगों के हालात जिंदगी बेहतर करने हैं। आपने समझना है कि ये काम मैंने किस तरह से बेहतर करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जिंदगी में जो बेहतरी आए, इंप्रूवमेंट। अब जब आपका चीफ जस्टिस बैठ के इस तरह से बातें करेगा, जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट का ये रवैया होगा कि आज भी देखिए ना क्या है, लाहौर में आज कॉल कर दी उन्होंने, तो क्या अब उनको जलसे, इलेक्शन है यार, 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। अगर उन्होंने आप फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? सीधा सीधा कहें कि मतलब आप आ जाए, फिर बराह रास्त आ जाए। नोटिफिकेशन कर क्यों दें कि हम इस वक्त चाहते हैं कि हमारा पसंदीदा कैंडिडेट जो है नवाज शरीफ है,
नोटिफिकेशन कर दें, वोटिंग कैंसिल करें, 60-61 अरब रुपया बचाएं, कोई 40-50 जानें जो जाती हैं इलेक्शन में वो बचाएं, कोई 10 लाख बंदा काम उस दिन करता और है वो उसकी बचाएं। करनी ना ताजपोशी, उस बंदे की ताजपोशी करें। रामा साहब ये इतने खतरनाक लोग हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि इस सियालकोट मोटरवे ठीक नहीं बनी, हमारे मेयार की नहीं बनी, हम करेंगे। ओ खुदा का खौफ करो यार, लोगों का अरबों रुपया आपने वहां पे खर्च कर दिया, ये कोई खिलौना है जो और नया बाजार से ले आए। और एक मारा और बताओ, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और एक वक्त में एक बाउ ट्रेन चला करती थी लाहौर से सियालकोट तक। अब ये कह रहे हैं कि हम लाहौर से सियालकोट ट्रेन चलाएंगे, तो इनसे पहले बंदा पूछे वो बाउ ट्रेन बंद किसने की थी और किस वजह से की थी? वो ये ट्रांसपोर्ट कौन माफिया ने बंद करवाई थी, जिनके इन जिनके जो एमएनएज हैं इन इनके। इनकी वजारत उज़्मा में वो बाउ ट्रेन बंद हुई थी। आज इनको नजर याद आ रहा है, खुदा का इतने ये जो समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, लोगों की यादाश्त नहीं है। ये सारे इन्होंने पंजाब का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है, इन्होंने बर्बाद करके इन्होंने लोगों को गाड़ियों के ऊपर और मोटरसाइकिलों पर और चिंचियों के ऊपर चढ़ा दिया। अच्छी खासी सिस्टम था इस शहर के अंदर, लाहौर में भी और पंजाब में भी। तो ये ज़हन में रखिए वोट डालने से पहले सब लोगों को कि इनकी 40 साल में आप कहां से ये कहां ले आए आपको। आपको आपको भूख के बेरोजगारी है, अच्छे खासे खाते पीते लोग बेचारे सड़कों पर आ गए हैं। किसने? ये सिर्फ पीडीएम तो एक फैक्टर है ना, ये 1.5-2 साल का। उसके अलावा वो देखें जो 40-42 साल से इन्होंने जो हालात में जो इन्होंने तंगी लेके आए हैं। तो ये बड़ी जरूरी बात है, ये समझने वाली बात है। और ये मंशूर के अंदर अब इनका मसला तो ये है कि कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रहा ही नहीं, किसी में इतना दम सम है ही नहीं, ना कोई मीडिया आउटलेट ऐसी है जिसके ऊपर आप ये बातें कर सके, इनसे सवाल पूछ सके, इनका कच्चा छट्टा इनके सामने रख सके कि तुम लोग ये करते रहे हो, तुम लोगों ने सारी जिंदगी अपने कमीशन खाने के लिए लोगों को ये गरीब कर दिया, उनको भूखा मार दिया, बेरोजगारी दे दी आपने। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।